हेलो दोस्तों, बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया हल प्रश्न पत्र देख लीजिए। बीपीएससी के इतिहास में अब तक का यह सबसे हार्ड पेपर है। सभी 150 क्वेश्चन डिटेल्स डिस्कशन के साथ देख लीजिए। आगामी एग्जाम में 15 से 20 टफ क्वेश्चन इसी से हूबहू रिपीट किया जाएगा। पहला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी जॉन निकोलसन था और यह मारा गया। इसके बाद जो बना है लेफ्टिनेंट हडसन। अब ऑप्शन में दोनों दिया हुआ है और ये ऑप्शन आप देखिएगा तो उपरयुक्त में से कोई नहीं, उपरयुक्त में से एक से अधिक। अगर इसमें से एक से अधिक ऑप्शन सही है तो उस कंडीशन में आपको ये ऑप्शन चूज करना है। इसलिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा ई ऑप्शन, जॉन निकोलसन था और यह मारा गया। इसके बाद जो बना है लेफ्टिनेंट हडसन 1857 के विद्रोह के समय। तो दोनों यहाँ पर ऑप्शन है, इसलिए ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे वाले एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसका आंसर आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। पहले जो था जॉन निकोलसन और इसके बाद बना है लेफ्टिनेंट हडसन। बीपीएससी अपने आंसर की में भी इस क्वेश्चन का सही आंसर यही माना है। अगला क्वेश्चन है दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था। यह भी अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ है टोटल 3 बार। पहली बार आयोजन हुआ है 1877 में, दूसरी बार हुआ है 1903 में, तीसरी बार हुआ है 1911 में। तो सबसे ज़्यादा जो फेमस है तीसरी बार 1911 फेमस है और इस सबसे पहली बार जो आयोजन हुआ है 1877 में। तो एग्जाम में यह भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली दरबार का आयोजन पहली बार कब हुआ था, तो 1877 में। और 1877 में जो वायसराय था लॉर्ड लीटन, और ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, लॉर्ड लीटन। लॉर्ड लीटन का जो कार्यकाल है 1876 से लेकर 1880 तक और पहली बार दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ है 1877 में। अगला क्वेश्चन है किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत में अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन, 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम के धारा 87 में इसका वर्णन है। अब अगला क्वेश्चन है चौथे नंबर का, निम्न में से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की। द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना श्रीमती एनी बेसेंट ने की। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। यहाँ पर आपको मिलान करना है। यहाँ पर आप अच्छे से इसको याद रखिएगा, बिल से रिलेटेड यहाँ पर दिया हुआ है। तो 5वें नंबर में फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया हो इल्बर्ट बिल, तो इल्बर्ट बिल का हो जाएगा लॉर्ड रिपन। 1883 में यह हुआ था। तो फर्स्ट का यहाँ पर मिलान जो होगा 2 के साथ। इसके बाद है द्वितीय अफगान युद्ध, इसका जो मिलान होगा लॉर्ड लीटन के साथ। इसके बाद है धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, तो धार्मिक अयोग्यता अधिनियम का जो होगा लॉर्ड डलहौजी। और प्राचीन स्मारक अधिनियम लॉर्ड कर्जन। यह जो डी ऑप्शन में कई बार पूछा जाता है, प्राचीन स्मारक अधिनियम किसके शासनकाल में आया था, तो लॉर्ड कर्जन। इस तरह से हो जाएगा, तो ए का 2, बी का 1, इस तरह से इसका सही आंसर होगा। तो 5वें नंबर का जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पर सही मिलान होगा। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। तो यहाँ पर अभी इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। इसके बाद आप लोगों को 15 नंबर से मैथ का देखने को मिलेगा, फिर आगे साइंस का भी है। तो मैथ साइंस को भी आप देख लीजिए और इतिहास का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम में यहाँ से हूबहू रिपीट किया जा सकता है, आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। यहाँ पर अहरार आंदोलन के बारे में पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को 2 से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर महापुरुष से रिलेटेड दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन में है कल्यानंद शर्मा, तो इसका सही मिलान जो होगा मुंगेर। इसके बाद है यदुनंदन शर्मा, सही मिलान होगा गया। इसके बाद है जमुना कारजी, तो जमुना कारजी का सही मिलान होगा सारण। और राहुल सांकृत्यन, तो यह किसान आंदोलन से संबंधित थे, तो अनवारी इसका सही आंसर हो जाएगा। कई बार सीधा सा पूछ दिया जाता है कि राहुल सांकृत्यन किस जगह से संबंधित थे, तो अनवारी इसका आपको आंसर याद रखना है। इस तरह से हो गया। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में सच्चिदानंद सिन्हा इंडियन पीपुल, यहाँ पर पुस्तक से रिलेटेड दिया हुआ। ऐसे डांगे नवयुग पुस्तक एवं पत्रिका से रिलेटेड दिया हुआ है। तो बी ऑप्शन में जो दिया हुआ यह बिल्कुल गलत है। नवयुग का जो होगा मुजफ्फर अहमद होगा। यहाँ पर ऐसे डांगे पूरा नाम हुआ श्रीपद अमृत डांगे, तो यह एक समाज सेवी थे। यहाँ पर नवयुग पत्रिका का दिया हुआ मैगजीन का नाम, जो कि गलत है, तो यह गलत हो जाएगा। बाकी मोहम्मद अली कॉमरेड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंडिया डिवाइडेड, यह भी पूछा जाता है कई बार कॉमरेड से संबंधित, तो मोहम्मद अली। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित नहीं थे। तो कई बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। काकोरी ट्रेन डकैती से संबंधित जो थे
इसमें जो हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद, राजेंद्र लाहौरी, ये सब इसमें शामिल है। और सुखदेव जो दिया हुआ यह जो संबंधित है भगत सिंह से रिलेटेड, फांसी दिया गया है तीनों को एक साथ, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था, यह भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो यहाँ पर सुखदेव इसमें सम्मिलित नहीं थे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन में चौरी चौरा कांड 1920, इसके बाद है गांधी जी की दांडी यात्रा, गांधी इरविन समझौता, पूना पैक्ट। तो जितने भी यहाँ पर दिया हुआ है बार बार ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, फिक्स है। तो चौरी चौरा कांड जो यहाँ पर दिया हुआ 1920 जो कि गलत है। और असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और समाप्त जो हुआ था चौरी चौरा कांड के बाद 1922 में। तो यहाँ पर चौरी चौरा कांड जो 1920 दिया हुआ इसके जगह पर 1922 होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यह गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था। तो बिहार के किस क्षेत्र में हुआ था आपको यहाँ से बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा यह जो हुआ था गोपालगंज क्षेत्र में, गोपालगंज सारण 1765 में हुआ था। वर्ष भी पूछा जा सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सारण। अगला क्वेश्चन है किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की। तो पीर अली यहाँ पर विद्रोह से रिलेटेड पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जुलाई 1857 में 7 जुलाई 1857 को फांसी की सजा दी गई थी। अगला क्वेश्चन है किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई। बिहार किसान सभा सीधा से यहाँ पर वर्ष एग्जाम में पूछ दिया जाता है, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 1829 में। अगला क्वेश्चन है बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष हसन इमाम थे, हसन इमाम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस नगर में 1922 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था। यह क्वेश्चन 66वीं बीपीएससी में भी पूछा गया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ से। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है कि बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो पहला अधिवेशन गया में नहीं हुआ था, पटना में बांकीपुर में हुआ था, यह आपको याद रखना है। यहाँ से आपको याद रखना है पटना में कब हुआ था। तो 1912 में पटना में हुआ था 27वां अधिवेशन। तो 1912 आपको पटना का याद रखना है, बांकीपुर में। इसके बाद गया में जो हुआ था 1922 में 37वां अधिवेशन। एग्जाम में ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि 37वां अधिवेशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कहाँ हुआ था। तो गया में 1922 में, और 1912 में पटना में जो हुआ था 27वां अधिवेशन। तो यहाँ से आप दोनों पॉइंट याद रखिएगा। यहाँ पर पूछा गया 1922 से रिलेटेड, तो गया इसका सही आंसर हो जाएगा। यह दूसरा अधिवेशन था बिहार में, पहला अधिवेशन पटना में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, अब यहाँ से मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर एक सीरीज दिया हुआ 1 + x + x²/2 x³ + 6 x का पावर 4/24 प्लस इस तरह से है। तो यह कौन सा सीरीज है आपको बताना है। तो यह जो है चर घातांकी श्रेणी, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन त्रिकोणमिति से रिलेटेड है। यदि cos थीटा बराबर sin थीटा तो थीटा का मान आपको बताना है। तो cos और sin में 45 डिग्री का मान बराबर होता है, और पाई बराबर जो होता है 180 डिग्री। तो पाई/4 हो जाएगा इसका सही आंसर। 180 में 4 से आप भाग दीजिएगा, 45 आ जाएगा। और sin 45 डिग्री और cos 45 डिग्री का मान समान होता है 1/√2। 10 क्वेश्चन मैथ से रिलेटेड है, सभी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, देख लीजिए। 18वां क्वेश्चन यहाँ पर कम्बिनेशन टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसको आप लोगों को कोर्स में अच्छे से कंप्लीट कराएंगे। बाकी यूट्यूब पर भी इसका वीडियो मिलेगा। यहाँ से बीपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, पिछली बार 66वीं में भी पूछा गया था। यहाँ पर n/n-1 C2 बराबर 2/1 है, और यहाँ पर आपको बताना है n का मान जो होना चाहिए ग्रेटर देन 1, n का मान होना चाहिए ग्रेटर देन 1, यानी 1 से बड़ा होना चाहिए या फिर 1 के बराबर होना चाहिए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 4। अगर यहाँ पर 4 रखिएगा तो 4C2 का मान जो यहाँ से आ जाएगा 18वें नंबर क्वेश्चन का, 4C2 का मान आ जाएगा यहाँ पर 6, और इसके बाद n-1 C2 है। तो n-1 यानी 4 में से घटेगा 3, तो 3C2 का मान जो आ जाएगा यहाँ से 3 आ जाएगा। तो 6/3 को सॉल्व कीजिएगा तो 2/1 आ गया। इस तरह से आपको ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को बनाना है। अगला क्वेश्चन है यदि 5/3x³ + 5/x - 10/3 बराबर 0 हो तो x का मान क्या होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बताइए। अच्छा सा क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर होगा 1 होगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बनाना है। अगर आप एक मान यहाँ पर रख दीजिएगा तो x 1 का क्यू यानी 1 ही होता है, 1 से 5/3 में गुना होगा, सेम ही वैल्यू रहेगा। तो 5/3 यहाँ पर हो गया। इसके बाद फिर से 5/3 ही होगा, x यहाँ पर है तो x का मान 1 हो गया। 5/3 में 1 से गुना कीजिएगा, सेम ही वैल्यू रहेगा। और 10/3
अब 5/3 प्लस 5/3 को सॉल्व कीजिएगा, 10/3 हो जाएगा। 10/3 में से 10/3 को घटाने पर 0 आ जाएगा, तो यानी यहाँ पर x के जगह पर क्या होगा, 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फंक्शन से रिलेटेड है, फंक्शन से भी बीपीएससी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस टॉपिक को भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर है, यहाँ पर आप देखिएगा तो f(x) का मान है 3x + 7 और यहाँ पर g(x) का मान है 5x + 1। बहुत ही सिंपल होता है, यह कंपोजिट फंक्शन से संबंधित है और यहाँ पर आपको बताना है g.f1 का मान बताना है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको फंक्शन 1 का मान निकालना पड़ेगा, f1 का मान निकालना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो भी f1 का वैल्यू आएगा यहाँ पर आपको g के पास रख देना है, फिर इसका आंसर आ जाएगा। कंपोजिट फंक्शन से संबंधित है, तो इस क्वेश्चन को बनाते कैसे है, तरीका इसका सीख लीजिए थोड़ा सा। सबसे पहले आपको f1 का मान निकालना है, तो यहाँ पर f(x) = 3x + 7 है। x के जगह पर आप 1 रख दीजिए, जहाँ भी आपको x दिखे वहाँ पर 1 रख दीजिए। तो 3x है तो 3 × 1 + 7, यहाँ पर जो वैल्यू आ जाएगा 10 आ जाएगा। f1 का मान आ गया यहाँ पर 10। अगर f2 का पूछा जाता तो x के जगह पर 2 रख देते, 3 × 2 हो जाता 6 + 7 13, इस तरह से मान आ जाता। जो भी पूछा जाता यहाँ पर आपको वैल्यू रख देना है। f1 का मान यहाँ पर कितना आ गया, 10 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर g इस तरह से आपको यहाँ पर रखना है g, और 10 का मान अब आपको निकाल देना है, क्योंकि f1 का मान यहाँ पर निकाल करके आया है 10, तो g 10 का मान निकाल दीजिए। और यहाँ पर देखिएगा तो gx में 5x + 1 यूज हुआ है, तो g10 का मान आपको यहाँ से सिंपल सा निकाल देना है। तो g10 का मान जो हो जाएगा यहाँ पर आप देखिएगा तो 5x + 1 है, तो 5 में 10 से गुना कीजिएगा 50 हो जाएगा, +1 51, तो इस तरह से यह निकल करके आ गया 51। तो कंपोजिट फंक्शन से संबंधित है, इसी तरह से आपको बनाना है। तो इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला लॉग से संबंधित है, लॉग से संबंधित भी बिहार के एग्जाम में पूछा जाता है और यह भी क्वेश्चन बहुत ही आसान है। log a/b + log b/a बराबर log a + b का मान आपको बताना है। तो लॉग में नियम ये होता है, अगर भाग में रहता है तो घटाव हो जाता है, गुना में रहता है तो जोड़ हो जाता है। यहाँ पर a/b है, तो यहाँ पर जो अगर आप इसको फैक्टर कीजिएगा तो फैक्टर करने के बाद जो होगा log a - log b, log a - log b यहाँ पर हो गया। और फिर आप इसको फैक्टर कीजिएगा, यहाँ पर प्लस साइन हो जाएगा। log b/a है तो log b - log a यहाँ पर हो गया। भाग में जो दिया हुआ रहता तो भाग में घटाव हो जाता, अगर गुना में दिया हुआ रहता तो यहीं इसको फैक्टर करने पर प्लस के साथ लिखते। अब यहाँ पर आप देखिएगा -log b है, यहाँ पर +log b है, कट गया। यहाँ पर -log a है, यहाँ पर +log a है, तो कट करके इसका वैल्यू जो आ गया 0 आ गया। तो लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू है यह 0 के बराबर हो गया और बराबर में यहाँ पर जो दिया हुआ log a + b दिया हुआ है। log में एक और नियम होता है, 0 जो होता है log 1 का मान होता है, तो यहाँ पर 0 बराबर log 1 इस तरह से आपको लिखना है। यह आपको याद ही रखना है, log 1 का मान जो होता है 0 होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा log a + b आ गया। अब दोनों साइड log कॉमन है तो a + b का मान कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ से निकल करके आ गया इस तरह से a + b बराबर 1, तो 0 इसका आंसर नहीं होगा, 1 होगा। तो सही आंसर जो हो गया बी ऑप्शन, a + b बराबर 1। एक चीज़ यहाँ पर आपको डाउट होगा कि log 1 का मान 0 कैसे होता है, तो यह 10 की पावर 0 से रिलेटेड है। 10 की पावर 0 बराबर होता है 1, तो इस तरह से log 1 का मान हो गया 0। 10 की पावर 1 बराबर होता है 10। तो अगर आपसे पूछा जाएगा log 10 का मान कितना होता है, तो 1 हो गया, पावर से रिलेटेड है। और 10 का पावर 2 बराबर होता है 100। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि log 100 का मान कितना होता है, 2 होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि log 1000 का मान कितना होता है, तो 3 होता है। यह पावर से रिलेटेड है, इस टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कराएंगे फिर क्लियर हो जाएगा। तो 10 का पावर 0 बराबर 1 है, तो log 1 का मान 0 हो जाता है, यह पावर से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, वह अंक ज्ञात करें जो 15 से गुना करने पर 196 से बढ़ जाता है, यानी 196 से अधिक वैल्यू हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 14। 15 में 14 से गुना कीजिएगा तो इसका वैल्यू जो है यहाँ पर बढ़ करके 196 से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है 2x - 3y बराबर 23, 4x + 3y बराबर 43 का हल होगा। तो यहाँ से आपको वैल्यू निकालना है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से ही सॉल्व कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर 23 नंबर का जो फर्स्ट ऑप्शन है, x बराबर 11, y बराबर -1/3, यही सही है।
अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, उनका मौसव 4 है तो लॉ 100 होगा। एलसीएम यहाँ पर आपको निकालना है, एचसीएफ 4 दिया हुआ, रेशियो यहाँ पर संख्या का दिया हुआ है तो रेशियो में अगर आप एचसीएफ से गुना कर देते हैं तो संख्या निकल करके आ जाता है। 3:4 में आप 4 से यहाँ से गुना कर दीजिए, एचसीएफ 4 दिया हुआ है तो 3 में 4 से गुना कीजिएगा 12 हो गया और 4 में 4 से गुना कीजिएगा तो 16। यहाँ पर संख्या जो निकल करके आ गया 12 और 16, इसका आप एलसीएम निकाल दीजिए, 12-16 का एलसीएम निकालिएगा 48 हो जाएगा, 48 इसका सही आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योग। अभाज्य संख्या यानी जो किसी दूसरे से विभाजित ना हो। पहली अभाज्य संख्या है 2, 2, 3, 5, 7, 9 नहीं होता है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29 इस तरह से हो गया तो प्रथम 8 ही आपको लेना है। तो अभी यहाँ पर जो होगा 19 तक होगा, 2 से आपको शुरू करना है, 19 तक आपको लिखना है। 9 नहीं होता है, इसके बाद 11 होगा, इसके बाद 15 भी नहीं होगा, 17 और 19 तक अगर आप लीजिएगा तो यहाँ पर 8 अभाज्य संख्या आ जाता है। सभी को आप जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद जो वैल्यू आ जाएगा 77 आ जाएगा। और इसमें ऐसे भी पूछ दिया जाता है कि 8 अभाज्य संख्याओं का औसत, तो औसत निकालने के लिए योगफल जो भी आएगा उसमें भाग दे देना है। 77 में 8 से भाग देते हैं, आंसर आ जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 77। अब चलिए अगला क्वेश्चन साइंस से संबंधित है और साइंस में भी अच्छे लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट किया जा सकता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर साइंस से संबंधित है, हीरे की चमक का कारण है। हीरे में जो चमक का कारण होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला क्वेश्चन है एक लड़का एक दर्पण के सामने, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। एग्जाम में अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा, समझ लीजिए बनाना कैसे है। क्वेश्चन है एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है, वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है, वह कौन सा दर्पण प्रयोग करता है। यहाँ पर आप देखिएगा पहला कंडीशन दिया हो वह अपना सीधा प्रतिबिंब, यहीं से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखना है सीधा प्रतिबिंब किस किस दर्पण में बनता है। अगर आप दर्पण को देखिएगा तो समतल दर्पण में सीधा बराबर बनेगा, उत्तल दर्पण में सीधा और छोटा प्रतिबिंब, अवतल दर्पण में सीधा भी बनता है, उल्टा भी बनता है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पर हो गया। दूसरा कंडीशन है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है, प्रतिबिंब की जो ऊंचाई है यह कम है, लड़का का जो भी हाइट है उससे 1/5 है, प्रतिबिंब की ऊंचाई कम है, तो यह भी आपको कंडीशन देखना है। उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है सीधा प्रतिबिंब और छोटा बनता है, और अवतल दर्पण में जब वस्तु फोकस एवं ध्रुव के बीच होता है तो उस कंडीशन में सीधा प्रतिबिंब बनता है लेकिन वस्तु से बड़ा बनता है, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है छोटा, इस कारण से यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा उत्तल होगा। आपको बनाना कैसे, सिंपल सा फिर से एक बार आप समझ लीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है, तो यहाँ पर आपको ऐसे समझना है कि सीधा कौन कौन से दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद यहाँ पर है जिसकी ऊंचाई यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई वास्तविक ऊंचाई का 1/5, लड़का का जो भी हाइट अगर 10 यहाँ पर 5 फीट अगर हाइट है तो 1 फीट का यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई कम है, तो प्रतिबिंब जो कम बनता है यानी छोटा, यह उत्तल दर्पण में हो तो उत्तल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब और छोटा बनता है। अवतल दर्पण में सीधा प्रतिबिंब जब बनता है फोकस एवं ध्रुव के बीच वस्तु रहता है तो बड़ा यह बनता है, यहाँ पर 1/5 नहीं होगा, यह अधिक बनता अगर वो अवतल दर्पण होता। तो इस सही आंसर इसका जो हो जाएगा उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण में सीधा एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है, ऐसे आपको बनाना है। अगला क्वेश्चन है कोहरे में हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि, यह बीपीएससी में पहले भी पूछा गया है और एग्जाम में पूछा जाता है तो हूबहू इसी तरह का ऑप्शन रहता है, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाते हैं, टकराकर वापस लौट जाता है। कोहरा में जो शामिल होता है जलवाष्प प्लस धूलकण, तो इससे टकराकर प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सप्लाई लाइन में लाइन शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है, यह भी क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू ही पूछा जाता है। तो शक्ति क्षय को न्यूनतम करने हेतु, पावर लॉस को न्यूनतम करने हेतु ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है, तो एक फ्यूज तार की धारा क्षमता जो निर्भर नहीं करती है तार की लंबाई पर। अगला क्वेश्चन है तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है क्योंकि, तो यह क्यों ऐसा होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, तापमान बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं, जब अगर आप चुंबकीय पदार्थ को गर्म कीजिएगा तो चुंबकीय गुण को लॉस हो जाता है, तो सही आंसर हो जाएगा गर्म किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है तप्त तार अमीटर का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए होता है। अमीटर का प्रयोग किया जाता है विद्युत धारा को मापने के लिए, और विद्युत धारा कैसे मात्रक होता है एम्पियर। अमीटर जो काम करता है एसी एवं डीसी दोनों करंट पर, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, एसी डीसी दोनों तरह के।
अगला क्वेश्चन है फोटोन है। तो अगर ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता तो एक बार आपको इंग्लिश ऑप्शन भी देख लेना। यहाँ पर कांटा है, क्वांटम यहाँ पर होगा। कांटा यहाँ पर ट्रांसलेट गलत किया गया है। प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटम, क्वांटम ऑफ लाइट होता है फोटोन। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व है। यहाँ पर जो भी ऑप्शन में दिया हुआ है हाइड्रोजन के समस्थानिक से संबंधित है। हाइड्रोजन रेडियो सक्रिय नहीं है। हाइड्रोजन के टोटल 3 समस्थानिक है। पहला होता है प्रोटियम, दूसरा होता है ड्यूटेरियम, तीसरा होता है ट्राइटियम। भारी जल जो बनाया जाता है दूसरे नंबर के समस्थानिक ड्यूटेरियम से। भारी जल का रासायनिक सूत्र होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। और तीसरा जो होता है ट्राइटियम, यह जो है रेडियो सक्रिय है हाइड्रोजन के समस्थानिक। तो ट्राइटियम इसका सही आंसर हो जाएगा। तीनों समस्थानिक का नाम आपको याद रखना। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, तीसरा है ट्राइटियम। और तीसरे नंबर के समस्थानिक ट्राइटियम रेडियो सक्रिय है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यह रेडियो एक्टिव है। अगला क्वेश्चन है भारत में पाए जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज है। यहाँ पर टाइटेनियम का अयस्क का नाम आपको बताना है। तो इल्मेनाइट टाइटेनियम का अयस्क है, इसी से प्राप्त किया जाता है। तो सही आंसर जो हो जाएगा इल्मेनियम, इल्मेनाइट इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH में परिवर्तित होता है। C2H5OH यह जो है एथिल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र दिया हुआ है। एग्जाम में ऐसे भी पूछ दिया जाता है। यहाँ पर रासायनिक सूत्र नहीं दे करके एथिल अल्कोहल दिया रहेगा कि एथिल अल्कोहल में परिवर्तित होता है। तो यह जो होता है जैमेज के कारण से। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, जैमेज। और बहुत बार यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है जिलेटिन का बहुधा प्रयोग आइसक्रीम बनाने में किया जाता है। जिलेटिन का बहुत अधिक प्रयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन का, कोलाइड को अस्थायी करने में तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है। यह भी अच्छा सा क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट किया जा सकता है। तो इसमें से जो कोलाइड का उदाहरण है दूध है, ब्लड है, मक्खन है और इसके अलावा यूरिया भी है। कई बार पूछा जाता है यूरिया कोलाइड है या नहीं। तो यूरिया कोलाइड बिल्कुल है। सही आंसर जो हो जाएगा इसका घी हो जाएगा। घी जो है इसमें से कोलाइड नहीं है। दूध, रक्त, मक्खन, यूरिया ये सभी कोलाइड का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है 2 रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैस है। यह जो गैस है NO+O2, NO एवं O2 इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है। तो इसमें से जो सबसे अधिक क्वथनांक है जल का H2O इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कीटाणुनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है। कीटाणुनाशक गैमेक्सिन जो संबंधित है इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैथिल सैलिसिलेट। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एग्जाम में हूबहू यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है यूरिया की पहचान की जा सकती है। तो इसका जो सही आंसर होगा यूरिया की जो पहचान की जा सकती है, पहला जो यहाँ पर है बायोरेट परीक्षण द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है। यहाँ पर आप सभी ऑप्शन को देख लीजिए। पिछली बार 66वीं बीपीएससी में इस तरह से पूछा गया था कि सबसे मीठा चीनी कौन सा है। तो सबसे मीठा जो चीनी है फ्रुक्टोज है। और इस यहाँ पर जो पूछा गया है आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है। इसका सही आंसर फ्रुक्टोज नहीं होगा। फ्रुक्टोज प्राकृतिक रूप से यहाँ पर है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा एस्पार्टेम। एस्पार्टेम कृत्रिम यहाँ पर शक्कर है। क्वेश्चन में पूछने का अर्थ यही है आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प क्या है। प्राकृतिक रूप से फ्रुक्टोज है, लेकिन यह जो है एस्पार्टेम यह कृत्रिम है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन सा कृत्रिम शक्कर है। तो एस्पार्टेम है। इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का एस्पार्टेम, यह आर्टिफिशियल है। और सबसे मीठी चीनी जो है फ्रुक्टोज है, यह प्राकृतिक रूप से है। अगला क्वेश्चन है थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है। थैलेसेमिया एक अनुवांशिक रोग है, यह जो प्रभावित करता है ब्लड को, रक्त। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंटमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रमक अवस्था होती है। तो यहाँ पर आप देखिएगा तो हिंदी में अलग ही तरह का दिया हुआ है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मैच्योर सिस्ट। मैच्योर सिस्ट का जो यहाँ पर हिंदी नाम दिया हुआ परिपक्व पुट्टी। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा परिपक्व पुट्टी।
अगला है निम्न में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसमें से सत्य उभयचर आपको एम्फीबियंस का बताना है। तो कछुआ जो है रेप्टाइल्स कैटेगरी में है, कछुआ उभयचर का उदाहरण नहीं है। बाकी मेढक, टोड, सैलामेंडर ये सभी उभयचर है। तो कछुआ इसका सही आंसर हो जाएगा। कछुआ रेप्टाइल कैटेगरी में है, एम्फीबियंस नहीं है। एम्फीबियंस यानी उभयचर का इंग्लिश नाम है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है। तो यह भी अच्छा सा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा। हाइड्रा श्वसन करता है। अगला क्वेश्चन है दीमक की आंत में सेल्यूलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है। सेल्यूलोज यानी लकड़ी, तो दीमक लकड़ी को यहाँ पर काट करके पचा देता है। इसका जो कारण है सही आंसर हो जाएगा प्रोटोजोआ। अगला क्वेश्चन है पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा पक्षी अपने उत्सर्जित पदार्थ को मूत्र के माध्यम से जो उत्सर्जित करता है यूरिक अम्ल, इसका सही आंसर हो जाएगा। और मनुष्य के मूत्र के माध्यम से जो उत्सर्जित होता है यूरिया, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है नारियल के फलों का फैलाव होता है। नारियल के फलों का जो फैलाव होता है मेसोकार्प द्वारा, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा मेसोकार्प। अगला क्वेश्चन है द्विबीजपत्री पौधे के तने में संवहनी मंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 53 नंबर क्वेश्चन का कोलेट्रल इसका सही आंसर हो जाएगा। और यह जो दिया हुआ है सी ऑप्शन में समपार्श्विक, इंग्लिश नाम इसका हुआ कोलेट्रल। अगला क्वेश्चन है क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे को उगाया जाता है। क्लोरोसिस होने का जो कारण है इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लौह रहित माध्यम में। और हिंदी में, इंग्लिश में इसका नाम इस तरह से होगा एफिलेस मीडियम। लौह रहित यानी लोहा अगर उपस्थित नहीं है, रहित का अर्थ होता है नहीं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है। अनुवांशिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग से संबंधित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्लाज्मिड। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है बी ऑप्शन प्लाज्मिड, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक है। अब यहाँ से जीके और करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन है। एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक शशि थरूर है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है। ललित कला अकादमी के अभी वर्तमान समय में अध्यक्ष जो है उत्तम पछारने, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किस स्टेडियम में फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का जो आयोजन किया गया था मोटेरा स्टेडियम में। मोटेरा स्टेडियम अहमदाबाद गुजरात में है। अब इसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन है भारत के किस शहर में COP14 का आयोजन हुआ था। तो यह जो आयोजन हुआ था ग्रेटर नोएडा, इसका सही आंसर हो जाएगा। दिल्ली NCR से संबंधित है। ऑप्शन में नई दिल्ली भी है, ग्रेटर नोएडा भी है, तो ग्रेटर नोएडा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बायोपिक फिल्म PM नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है। बायोपिक फिल्म PM नरेंद्र मोदी के जो निर्देशक डायरेक्टर जो है उमांग कुमार, इसका सही आंसर हो जाएगा। और इस फिल्म में अभिनेता का जो रोल लिया है विवेक ओबराय। अगला क्वेश्चन है चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ। चुनावी बॉन्ड योजना का जो शुभारंभ हुआ है 2 जनवरी 2018 को, इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी 2018। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन। आप देख सकते हैं इस तरह का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया है, इसी अकॉर्डिंग आपको भी तैयारी करना है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष जो है इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन SC शर्मा। पूरा नाम हुआ सुरेश चंद्र शर्मा। अगला क्वेश्चन है डेफ एक्सपो 2020 विषय क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा इंडिया दी इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कौन पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई है। यह क्वेश्चन 2019 से संबंधित है, गौरी सावंत इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 कहाँ आयोजित हुआ। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2021 का जो आयोजन किया गया है 107वीं, सीरियल नंबर भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 का आयोजन हुआ है बेंगलुरु कर्नाटक में, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री
कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के मुख्य अर्थशास्त्री भारतीय मूल की गीता गोपीनाथ है, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है COP26 सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? यह जो जलवायु से संबंधित सम्मेलन है, COP26 सम्मेलन का जो आयोजन होगा ग्लासगो में, ग्लासगो स्कॉटलैंड देश में है। अगला क्वेश्चन है रोबोट सोफिया किस देश के आधिकारिक नागरिक है? यह जो क्वेश्चन है 2018 से ही संबंधित है। रोबोट सोफिया आधिकारिक नागरिक का जो दर्जा दिया गया है संयुक्त अरब सऊदी अरब इसका सही आंसर होगा। संयुक्त अरब अमीरात नहीं होगा, सऊदी अरब इसका सही आंसर हो जाएगा। 2018 में ही दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस फिल्म को वर्ष 2020 में 92वें एकेडमी अवार्ड ऑस्कर सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया? तो यह जो घोषित किया गया पैरासाइट को, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा पैरासाइट। अगला क्वेश्चन है स्टार खिलाड़ी कोबे ब्रायंट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए हुए कौन से खेल खेलते थे? तो यह जो संबंधित है बास्केटबॉल से, बास्केटबॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन नियुक्त की गई? यह क्वेश्चन 2019 SIPT एग्जाम में भी पूछा गया है और हूबहू यहाँ पर आप देख सकते हैं पूछा गया, तो इसलिए आपको दूसरे एग्जाम का भी क्वेश्चन देखना है। बहुत सारे क्वेश्चन हूबहू रिपीट भी किया जाता है, बाकी डिस्कशन से भी और आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज जो बनी है सुमन कुमारी, सुमन कुमारी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का मेज़बान कौन था? मेज़बान यानी होस्ट आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह जो किया गया था यूनाइटेड किंगडम, सही आंसर हो जाएगा। UK में इसका आयोजन किया गया था, इंग्लैंड में, वर्चुअली रूप से। अगला क्वेश्चन है साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 के विजेता कौन घोषित किया गया? साहित्य के क्षेत्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार जो दिया गया लुईस ग्लुक अमेरिका की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए? उस समय डॉक्टर हर्षवर्धन भारत के स्वास्थ्य मंत्री थे। सही आंसर जो हो जाएगा डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया था, सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2020 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? यह जो प्राप्त किया है फिनलैंड इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है? कश्मीर की बेटी के लेखक है डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन है, बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? एग्जाम में इसी तरह का बिहार से रिलेटेड योजना का डेट पूछ दिया जाता है, तो सही आंसर जो हो जाएगा 26 अक्टूबर 2019 को शुरू किया गया। यह जो संबंधित है जल संरक्षण से, बारिश के पानी को स्टोर करना, पोखर का निर्माण करना, कुएँ को जो भी पुराने कुआं है उसको साफ सफाई करना, पेड़ लगाना, इससे संबंधित है। यानी जल जीवन दोनों को सुरक्षित यहाँ पर करना है, संरक्षण करना है। 26 अक्टूबर 2019 को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में पूछा गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नरेंद्र कुमार सिन्हा। अगला क्वेश्चन अयोध्या के राम मंदिर राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है? तो इसे जो नामित किया गया है कामेश्वर चौपाल, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्धव योजना के प्रथम चरण से संबंधित नहीं? आप देख सकते हैं बिहार से किस तरह का करेंट अफेयर्स का क्वेश्चन पूछा गया। यह जो है इसका जो टारगेट रखा गया जुलाई 2021 तक गंगा नदी के जल को पहुंचाना, तो पहले चरण में यहाँ पर 3 जिला में पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इस 3 जिला में जो शामिल है राजगीर, नवादा, गया, नालंदा इसमें शामिल नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, नालंदा इसमें शामिल नहीं है। बाकी नवादा, राजगीर, गया ये 3 जिला इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है? सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक है विजय कुमार चौधरी, 2020 में बिहार विधानसभा के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ स्थित है? यह जो संबंधित है बिहार से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, कोसी नदी से रिलेटेड है, बीरपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। सुपौल जिला में बीरपुर प्रखंड है। अगला क्वेश्चन है तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का कहाँ आयोजित हुआ था? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का जो आयोजन किया गया था, इसका सही आंसर हो जाएगा गुवाहाटी, असम में, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2020 को किस विषय के रूप में मनाया जा रहा है? 2020 का जो थीम है यूएनओ का नर्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 को कितने महिला खिलाड़ियों ने प्राप्त किया?
2020 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड टोटल 5 लोगों को दिया गया, जिसमें से 3 महिला है और 2 पुरुष है। तो सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन, 3 महिला को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिव्यावदान, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इंडिका इसका सही आंसर नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया? तो आप देख सकते हैं आप किस तरह का टफ लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है। 67वीं बीपीएससी में इस तरह का टफ लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर कुछ क्वेश्चन पूछना रहेगा तो इसी तरह का 2-4 क्वेश्चन हूबहू रिपीट भी किया जा सकता है। तो आप इसको जरूर याद कर लीजिएगा, बाकी आपको इतने डिटेल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। 1-2 क्वेश्चन टफ लेवल का पूछा जाएगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 9, इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता था? इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आर.एस. शर्मा। अगला क्वेश्चन है, भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे? तो यहाँ पर अनुदान से रिलेटेड है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्राह्मण। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन संबंधित है, अमीर ए शिकार की पदवी पर बलवन को किसने नियुक्त किया? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा मजुद्दीन बहराम शाह, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा हुआ था, यानी कितने राजशाही शासन था? तो सही आंसर जो हो जाएगा, अकबर के राज्य के समय बिहार कितने सरकारों में बटा था। इसको आप हूबहू याद ही रख लीजिएगा, इसका आंसर एग्जाम में हूबहू रिपीट किया जा सकता है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 7। अगला क्वेश्चन है, मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? प्राचीन समय में परगना यह नाम है, और वर्तमान की बात करें ब्रिटिश से पहले परगना नाम था, अभी संथाल क्षेत्र हो गया। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, शेरशाह सूरी। अगला क्वेश्चन है, आलमगीरनामा को किसने लिखा? आलमगीरनामा को जो लिखा है मिर्जा मोहम्मद काजिम, फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसने खूत और मुकदमों को इस हद तक पदवान्नत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया? सिजदा की परंपरा को जो प्रारंभ किया है बलबन, इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में कपास की पैदावार के लिए कृषि विभाग की स्थापना की मांग किसने की थी? तो यह प्राचीन काल से रिलेटेड क्वेश्चन है, आधुनिक भारत से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, मैनचेस्टर कॉटन सप्लाई एसोसिएशन। इस तरह का टफ क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बहुत ही टफ क्वेश्चन है यह। अगला क्वेश्चन है, बंगाल में एक भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की थी? बंगाल में एक भू अभिजात वर्ग की जो स्थापना की है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा 97 नंबर का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, मुर्शीद कुली खां। अगला क्वेश्चन, अमृत बाजार पत्रिका का संस्थापक संपादक कौन था? अमृत बाजार पत्रिका से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिशिर कुमार घोष, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देशी राज्यों के साथ संबंधों में सर्वोच्चता की शक्तियों को सुस्पष्ट रूप से किसने परिभाषित किया? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लॉर्ड कर्जन। अगला क्वेश्चन है, किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और उसको गैर इस्लामिक वर्णित किया? इसका जो सही आंसर हो जाएगा 100 नंबर क्वेश्चन का डी ऑप्शन, अहमद खां। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, शायद अहमद खां। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था? आप शुरू में देखें कि दिल्ली से रिलेटेड पूछा गया था, अब यहाँ पर बिहार से रिलेटेड भी है, और यह क्वेश्चन एग्जाम में हूबहू रिपीट किया जा सकता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, विलियम टेलर। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया? यह डेट से के साथ क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू वीर कुंवर सिंह। अगला क्वेश्चन है, 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी संगठन को संगठित किया? तो बी.डी. सावरकर इसका सही आंसर हो जाएगा, अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना
अगला क्वेश्चन है 1941 में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया? इसका सही आंसर हो जाएगा गांधी जी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदारों को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बरहिया मुंगेर में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 105 नंबर का सी ऑप्शन, बिहार किसान सभा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी, अब यहाँ से भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है, कौन सी पर्वतीय चोटी सुमेलित नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन में अबोर झारखंड, यह जो है गलत दिया हुआ, अबोर झारखंड में नहीं है। अबोर जो पर्वत चोटी है अरुणाचल प्रदेश में, आपको यहाँ से याद रख लेना है। अबोर जो है अरुणाचल प्रदेश में, एग्जाम में रिपीट भी किया जा सकता है। बाकी दूनागिरी उत्तराखंड में है, मिकिर असम है, इसके बाद है नीमगिरी है, यहाँ पर नीलगिरी नहीं है, नीमगिरी आप देख सकते हैं नए तरह का दिया हुआ है, उड़ीसा में है। अबोर जो यहाँ पर दिया हुआ है झारखंड, जो कि गलत है, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो यहाँ भी कथन से रिलेटेड अच्छा ही सभी पॉइंट दिया हुआ है। पहला है भारत में गुजरात में सबसे बड़ा समुद्री तट है, तो बिल्कुल सही है। इसके बाद है भारत में जोग जलप्रपात उच्चतम जलप्रपात है, तो यह भी यहाँ पर सही है। सी में दिया हुआ भारत में कोवालम सबसे बड़ा समुद्री तट है, जो कि गलत है। भारत में कोवालम सबसे छोटा समुद्री तट है, यहाँ से आप याद रखिएगा कोवालम जो है केरल में है और यह सबसे छोटा समुद्री तट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे छोटा समुद्री तट कौन सा है? तो कोवालम है, यह केरल राज्य में है। इसके बाद है महान सीमा भ्रंश गुजरात तथा राजस्थान राज्य में निहित है, तो यह भी सही दिया हुआ है। तो सी जो है यहाँ पर गलत दिया हुआ है। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो सी ऑप्शन इसमें जो है दिया हुआ है कोवालम। कोवालम केरल में सबसे छोटा समुद्री तट है, जो कि गलत है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान कीजिए। तो कावेरी नदी का आपको सहायक नदी इसमें बताना है। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा अमरावती बिल्कुल है, भवानी भी है, इसके बाद हेमावती भी है। सी ऑप्शन में जो दिया हुआ है यहाँ पर थर्ड में दूधगंगा, दूधगंगा नहीं है। दूधगंगा जो है कृष्णा की सहायक नदी है, कावेरी की सहायक नदी नहीं है। इसमें पूछा जा रहा है सही पहचान कीजिए, तो 1, 2, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 1, 2, 4। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? पहला है भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, बिल्कुल सही है। 1 वर्ग किलोमीटर में 382 व्यक्ति रहते हैं। इसके बाद है सबसे कम लिंगानुपात पंजाब में अंकित किया गया है। इसके बाद है मेघालय में 2001 से 11 की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक रही है। इसके बाद है सबसे कम साक्षरता दर राजस्थान में पाई गई, यहाँ पर जो दिया हुआ जो कि गलत है। सबसे कम साक्षरता दर जो है बिहार में है। बिहार में महिला साक्षरता दर भी कम है और पुरुष साक्षरता ओवरऑल भी कम है। बिहार में जो साक्षरता दर है 51.5% है, यह महिला का हो गया। तो इस यहाँ पर राजस्थान जो दिया हुआ जो कि गलत है, तो सबसे कम महिला साक्षरता दर राजस्थान में पाई गई है, यह गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है? कहवा यानी कॉफ़ी, तो कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी है कर्नाटक, चाय उत्पादन में अग्रणी है असम। कर्नाटक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति एसटी के बारे में है। एसटी जनसंख्या आपको बताना है, तो अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत किस राज्य में पाया गया? यह क्वेश्चन 66 बीपीएससी में पूछा गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिपीट किया गया है हूबहू क्वेश्चन। इसका जो सही आंसर हो जाएगा मिजोरम, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मिजोरम में जो एसटी का प्रतिशत है 94% जनसंख्या सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अब यहाँ पर भी देख लीजिए मूकाम्बिका यहाँ पर दिया हुआ है 112 नंबर में, मूकाम्बिका कर्नाटक यह सही है। दलमा झारखंड यह भी सही है। नेयर यहाँ पर दिया हुआ है, नेयर जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है, केरल में है। यह एक वन्य जीव अभ्यारण्य है। नेयर एग्जाम में पूछा भी जा सकता है, नेयर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो केरल राज्य में, छत्तीसगढ़ दिया हुआ यहाँ पर गलत है। इसके बाद है कोटीगांव गोवा, यह भी सही दिया हुआ है। सही आंसर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन नेयर छत्तीसगढ़, जो कि गलत है। यह जो होना चाहिए केरल में। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है? तो इसमें सही आंसर हो जाएगा तिलहन।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रूस की कौन सी एक नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है? तो रूस की नदी से रिलेटेड पूछा गया है। तो अमूर यहाँ पर जो दिया हुआ है सी ऑप्शन में, यह प्रशांत महासागर की ओर बहती है। फर्स्ट ऑप्शन में ओब दिया हुआ, ओब जो आर्कटिक सागर की ओर बहती है। प्रशांत की महासागर की ओर जो बहती है अबूर नदी, अमूर नदी। अगला क्वेश्चन है, कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है। कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर जो है मलेशिया में है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। एग्जाम में यह क्वेश्चन हूबहू रिपीट भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1-2 को मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है यहाँ पर मरुस्थल से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन में 10 तेलुट मरुस्थल का जो हो जाएगा यहाँ पर ईरान हो जाएगा। इसके बाद है नूबियन मरुस्थल। नूबियन मरुस्थल जो है सूडान में है। यहाँ से आप सभी चारों मरुस्थल का नाम अच्छे से याद रख लीजिएगा। 10 तेलुट मरुस्थल ईरान में है, नूबियन मरुस्थल सूडान में है, मोजावे मरुस्थल अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा, और रब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में है। तो यहाँ से ऐसे पूछ दिया जाएगा, नूबियन मरुस्थल कहाँ है? तो सूडान में है। 10 तेलुट ईरान में है, मोजावे मरुस्थल संयुक्त राज्य अमेरिका में है, रब अल खाली मरुस्थल सऊदी अरब में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है? इसमें से आपको क्षेत्र बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, न्यूजीलैंड, उत्तरी न्यूजीलैंड। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु यहाँ पर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है कौन सा इसमें से सत्य नहीं है। तो म्यांमार की राजधानी नेप्राडो है। यह एग्जाम में पूछा भी जा सकता है राजधानी से रिलेटेड। यह जो दिया हुआ है सही दिया हुआ है। इसके बाद है फुलानी जनजाति की अधिकांश जनसंख्या नाइजीरिया में है। यह भी सही है। इसके बाद है कोरोसी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है। यह जो दिया हुआ है सी ऑप्शन में गलत है। कोरोसी ज्वालामुखी जो है केन्या में स्थित है। तो यहाँ पर यूएसए दिया हुआ जो कि गलत है। इसके बाद है जार्विस बाकर प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। जार्विस बाकर प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में है। यह प्रवाल द्वीप का उदाहरण है। एग्जाम में पूछा जा सकता है। यह भी सही है। तो सही आंसर हो जाएगा कोरोसी ज्वालामुखी यूएसए में नहीं होकर के केन्या में स्थित है। सी ऑप्शन इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर पहाड़ी स्थित है? पश्चिमी चंपारण इसका सही आंसर हो जाएगा। इससे पहले भी एग्जाम में पूछा गया यह क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार के किस जिले में ककोलत जलप्रपात स्थित है? तो ककोलत जलप्रपात जो स्थित है नवादा जिला में। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ककोलत जलप्रपात नवादा जिला में है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर है। टोटल जनसंख्या घनत्व 1880 है। और सबसे कम जो है कैमूर का है 488। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? कैमूर। सबसे अधिक शिवहर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से किसी एक नदी का प्राचीन नाम निरंजना था? यह भी क्वेश्चन पहले पूछा गया है। सही आंसर जो हो जाएगा फल्गु नदी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा जिस जिले में होती है वह है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला किशनगंज है। सबसे कम वर्षा औरंगाबाद जिला में होती है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर रखता है? बिहार से रिलेटेड है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा रोहतास। अगला क्वेश्चन है, बिहार में 2017-18 में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक रहा है? इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा 125 का गेहूं हो जाएगा। गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन पर किया जा सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा भारतीय संसद के अनुमोदन पर। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम चुने। अवरोही, आरोही का अर्थ होता है बढ़ते क्रम में, यानी छोटा वैल्यू शुरू में रखना, इसके बाद बड़ा वैल्यू। यहाँ पर अवरोही पूछा गया तो सबसे बड़ा वैल्यू आपको शुरू में रखना है। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक राज्यसभा का सीट है 31 सीट है। लोकसभा से उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। सबसे अधिक लोकसभा एवं राज्यसभा का सीट उत्तर प्रदेश से है। बिहार में राज्यसभा का सीट 16 है। लोकसभा का 40 सीट है। विधान परिषद में टोटल 75 सीट है। विधानसभा में 243 है। बिहार का चारों पॉइंट आपको याद रखना है। बिहार में विधानसभा में सीटों की संख्या 243 है। विधान परिषद में 275 है। इसके बाद हो गया लोकसभा में 40 और राज्यसभा में 16 सीट है बिहार से। अब यहाँ पर देख लीजिए, सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का हो गया, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र होगा, तीसरे नंबर पर तमिलनाडु, चौथे नंबर पर बिहार। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में हो गया 31
और इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा महाराष्ट्र में 19 है, तमिलनाडु में टोटल 18 है, बिहार में 16 है और उत्तर प्रदेश में 31 है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में संशोधन किनके प्रारंभ किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर आपको बताना है चूज करके। इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 1 और 2, लोकसभा राज्यसभा यहाँ पर सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, केवल 1 2। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह किसके तहत हुआ है। तो यह जो है 74 अनुच्छेद में नहीं है, अनुच्छेद 352 में इसका प्रयोग हुआ है। अनुच्छेद 352 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं। पहला दिया हुआ अपनी अनुमति दे सकता है, बिल्कुल सही है। वह अपनी अनुमति को रोक सकता है, यह भी सही है। वह बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है, यह भी सही है। इसके बाद है वह बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रह सकता है, यह भी सही है। इसके बाद यहाँ पर प्रधानमंत्री से रिलेटेड दिया हो जो कि गलत है। वह बिल को प्रधानमंत्री के विचार के लिए सुरक्षित रख सकता है, यह गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा असत्य है। तो यहाँ पर केवल 4 दिया ही नहीं था, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ई। प्रधानमंत्री के विचार के लिए रखना जरूरी नहीं है, बाकी राष्ट्रपति के लिए रख सकता है। अगला क्वेश्चन है पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके। अगला क्वेश्चन असत्य मेल को चुनिए। यहाँ पर भी आपको बताना है कौन सा गलत है। तो यहाँ पर देखिएगा फर्स्ट ऑप्शन में है, यहाँ पर सभी अनुच्छेद आपको याद रखना। अनुच्छेद 48, 50, 49, 40, 45 जो भी दिया हुआ है एग्जाम में यहाँ से पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 48 में समान नागरिक संहिता दिया हुआ है जो कि गलत है। समान नागरिक संहिता का वर्णन जो है अनुच्छेद 44 में, यह बहुत ज़्यादा न्यूज में भी रहता है और एग्जाम में पूछा भी जाता है। अनुच्छेद 48 में जो है कृषि एवं पशुपालन का वर्णन है। अनुच्छेद 50 दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 50 में प्रारंभिक बाल्य देखभाल, यह जो है अनुच्छेद 50 में इसका वर्णन नहीं है। अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका एवं न्यायपालिका के पृथक्करण का वर्णन है। इसके बाद है अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 में जो दिया हुआ है राष्ट्रीय स्मारक वस्तुओं का संरक्षण। इसके बाद है अनुच्छेद 40। तो अनुच्छेद 40 में जो दिया हुआ ग्राम पंचायत का संगठन। इसके बाद है अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 में भी यहाँ पर गलत ही दिया हुआ है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, सही उत्तर का चयन इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी इसमें से गलत दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के कार्य क्षेत्र में बदलाव जो किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा, महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन है। अगला क्वेश्चन, राज्य में अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है। राज्य में अध्यादेश जो लागू किया जाता है राज्यपाल द्वारा। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, राज्यपाल। अगला क्वेश्चन, भारत में तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा चौथी पंचवर्षीय योजना में कितने वर्षों का अंतराल है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो काल है 1961 से लेकर, कार्यकाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। तृतीय पंचवर्षीय योजना का काल है 1961 से 66 और चौथा का कार्यकाल जो है 1969 से लेकर 74 तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 66 से लेकर 69 तक 3 साल का गैप है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 3 वर्ष। अगला क्वेश्चन, अस्थायी अनुमान के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति शुद्ध राष्ट्रीय आय चालू कीमतों पर 2018-19 में है 2011-12 श्रेणी में आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1,26,406। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, 1,26,406। अगला क्वेश्चन है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ। यह जो प्रभावी हुआ है 2002 में। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 2002। अगला क्वेश्चन है, मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है। मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित जो होता है जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता दर, यह सभी शामिल किया जाता है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 में आधारित है। यह जो आधारित है आपको बताना है। तो 140 नंबर का जो क्वेश्चन सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी, उदारविता, निजीकरण, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, ये सभी पर आधारित है।
अगला क्वेश्चन है ट्राइसेम ग्रामीण युवा के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना एक कार्यक्रम है। ट्राइसेम जो संबंधित है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्राइसेम योजना का जो शुरू किया गया है 15 अगस्त 1979 को, 15 अगस्त 1979 को यह शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है, कई बार पूछा जाता है कि भारत में पहली औद्योगिक नीति कब जारी हुई थी, 1948 में। इसका सही आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल 1948 को। यहाँ पर आप देखिएगा डेट के साथ पूछ दिया गया है। पहली बार औद्योगिक नीति जो जारी हुई है 1948 में, 6 अप्रैल 1948 को, दूसरी बार 1956 में और तीसरी बार 1991 में। अगला क्वेश्चन है मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का प्रवर्तन किया गया है, यानी मेक इन इंडिया कब लॉन्च किया गया है, तो 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। भारत सरकार की योजना एवं बिहार सरकार की योजना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है और इसी तरह का डेट पूछ दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है नाबार्ड कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य है। इसका जो लक्ष्य है उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर नहीं होगा। नाबार्ड का जो मेन है ग्रामीण सेक्टर को यहाँ पर बढ़ावा देना, तो ग्रामीण शाखा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना नई की अवधि संबंधित है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा 1980 से 85। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में जो लिंगानुपात है 918 है। अब यहाँ पर आप देखिएगा तो ऑप्शन में दिया ही नहीं है और ये ऑप्शन है उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसलिए ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और एग्जाम में शिशु लिंगानुपात भी पूछा जाता है, शिशु लिंगानुपात यानी बाल लिंगानुपात। तो बिहार में बाल लिंगानुपात जो है 935 है और ओवरऑल सभी उम्रों का मिलाकर 918 है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 916 आंसर नहीं होगा, एक्यूरेट जो है 918 है। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या है। तो बेसिक सा क्वेश्चन है। बिहार में टोटल जिलों की संख्या 38 है। भारत में टोटल राज्यों की संख्या अभी वर्तमान समय में 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। 8वां केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव दोनों को मिलाकर के एक बना दिया गया है। तो अब दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव एक केंद्र शासित प्रदेश है और राजधानी है दमन है। राज्यों की संख्या टोटल 28 है। तो ये भी आपको याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। केंद्र शासित प्रदेश की संख्या 8 है, राज्यों की संख्या 28 है। बिहार में टोटल जिलों की संख्या 38 है। अगला क्वेश्चन है स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या। स्मार्ट शहर मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में जो शहर चुना गया है पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ और भागलपुर, टोटल 4 शहर को चुना गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 4। और एग्जाम में पूछा जा सकता है इससे भी कि बिहार में कौन सा शहर स्मार्ट शहर मिशन में नहीं शामिल है। तो सभी शहर का नाम आपको याद रखना है। पटना, मुजफ्फरपुर, बिहार शरीफ, भागलपुर, 4 शहर इसमें शामिल है। दरभंगा, बाकी अन्य शहर इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कुल व्यक्ति है। आप इससे पहले देखें लिंगानुपात से रिलेटेड भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ था और यहाँ भी ऑप्शन सही नहीं दिया हुआ है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में कुल साक्षरता दर जो है 61.80% है और यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो इसलिए सही आंसर जो हो जाएगा ये ऑप्शन उपर्युक्त में से कोई नहीं। और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।